दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो जाओ एक बार आप उसको देख लो, समझ लो। तो यार आज हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी मिट्टी है आखिरकार कैसे, कौन से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि उसकी बनने के अंदर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि द मेजर फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशंस आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेट factors. Other factors are the topography, role of organic materials and time taken for the composition of the soil formations. All these different from place to place. कि भाई आपका कितना टाइम लगता है मिट्टी को बनने में, कैसा वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसी के साथ में ये चीज़ें आपकी जगह से जगह पे बदलती रहती हैं और आपकी कैसी पेरेंट रॉक रहती है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट रहता है। तो ये सभी चीज़ें हमें बताती हैं कि आखिरकार हमारी मिट्टी वहाँ की कैसी होगी और कैसे बनेगी। अब हम उस फिगर को समझने से पहले एक बार आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। यानी कि आपको जैसी भी मिट्टी मिलती है, आपकी ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक, माउंटेन्स, तो सभी अलग अलग मिट्टियों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करो और फिर उनको अपने हैंड में लेके देखो आपको कैसा फील होता है, ठीक है ना। तो अब चलो यार उसी के साथ हम एक बार इसको बड़ा करते हैं, फिर इस फिगर को समझते हैं एंड देन आगे हम प्रोसीड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो यार यहाँ पे गिवन है आपको सोइल और उसी के साथ में आपको बता रखा है कि आपकी जो पेरेंट रॉक होती है वो बताइए कि कैसा कलर होगा हमारा, कैसा टेक्सचर होगा, फिर कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी जो मतलब कि सोइल बनने वाली है उसकी। उसी के साथ में फिर आपको आगे यहाँ पे शो कर रखी हैं इन लोगों ने कि मिनरल्स किस टाइप के होंगे, कंटेंट कैसा होगा और किस प्रकार की हमारे वहाँ पे परमिएबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जो हमारा पानी उसके अंदर नीचे जाता है ना, वो वाली। उसके साथ में जो रिलीफ होता है वो हमें बताएगा कि कैसा एल्टीट्यूड है, स्लोप है, कैसी हमारी मिट्टी यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी। उसी के साथ में जो फ्लोरा और फोना होती हैं वहाँ के, वो बताते हैं कि किस टाइप की ह्यूमस हमारी मिट्टी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब ह्यूमस मैंने आप सभी को पहले समझा रखा है। उसी के साथ में यार अब बात करें अगर हम क्लाइमेट की, तो इसके अंदर हम सभी को जानने को मिलेगा कि भाई कैसा वहाँ का टेम्परेचर है, कैसी मतलब कि बारिश होती है वहाँ पे, कैसी नहीं होती है, वेदरिंग का रेट क्या है, ह्यूमस कैसी बनेगी वहाँ पे, और जो टाइम होता है वो बताता है कि हमारी मिट्टी की थिकनेस कैसी होगी। यानी कि वो कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, कितनी बारीक होगी, या फिर कितने मोटे मोटे कण उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलो बाकी इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम स्टडी करने वाले हैं डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर, कि भाई जो हमारी मिट्टी है वो कैसे यहाँ पे ख़राब होती चली जा रही है और कैसे हम इसको बचा सकते हैं। सोइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू द सोइल एज अ रिसोर्स, कि भाई जो हमारी मिट्टी का अपरदन होता है यानी इरोजन होता है और जो इसका डिप्लीशन होता है, ये दोनों सबसे बड़े खतरे हैं हमारी मिट्टी को एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। Factors which lead to the soil degradations are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rain wash, landslides and flood. Some methods of the soil conservations are listed below. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को समझाता है कि भाई जो हमारी मिट्टी को ख़राब होने के लिए फैक्टर्स हैं उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे। एक तो होते हैं नेचुरल फैक्टर जो कि आपके नेचर के द्वारा होते हैं, एक होते हैं मैन मेड यानी कि जो हम लोगों द्वारा किए जाते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे मैन मेड के अंदर आपको कुछ बताता है कि हम लोग जंगलों की कटाई करते हैं, अपने पशुओं को ज़्यादा चराते हैं एक जगह पर, और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और नेचुरल के अंदर यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताता है आपकी लैंडस्लाइड होती है, कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है, वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ मीन्स बताने वाला है जिसकी हेल्प से हम अपनी मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है हमारे पास मल्चिंग। अब कहते हैं दी बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, इट हेल्प्स टू रिटेन सोइल मॉइस्चर, कि भाई आपके जो दो प्लांट होते हैं उनके बीच का जो ये ग्राउंड होता है, अगर हम इसको यहाँ पे स्ट्रो से कवर कर दें तो फिर क्या होगा, जो हमारी मिट्टी का मॉइस्चर है उसकी नमी है वो बनी रहेगी, ठीक है। अब दूसरे मेथड के अंदर आप सभी को बताता है कॉन्टोर बैरियर्स। कहते हैं कि स्टोन्स, ग्रास, सोइल्स आर used to build barrier along the contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई
आपका ऐसा कोई बैरियर बना देंगे, हम उसके आगे यहाँ पे एक ट्रेंच बना देंगे और फिर आपका ऐसे एरिया होगा, तो जो आपका वाटर होगा वो यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे आपको समझाना चाहता है। उसी के साथ में फिर यहाँ पे आपको रॉक डैम के बारे में बताता है और कहता है रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, कि भाई जो हमारी रॉक्स हैं कई बार हम उनको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, जिससे जो हमारे पानी का बहाव है उनसे टकरा के थोड़ा मंदा हो जाए पहले के कंपैरेटिव में। जैसे कि मानो पहले आपका पानी ऐसे फुल स्पीड में आ रहा था, उसके बाद आपका पानी ऐसे हो जाएगा जेंटल, ठीक है ना। फिर कहता है दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सोयल लॉस, इससे हमारी जो मिट्टी का लॉस है ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे ट्रेस फार्मिंग इसको हम बोलते हैं। देखो ऐसे होती है आपकी, यानी कि छोटे छोटे प्लॉट हम ऐसे बना लेते हैं, उसके नीचे एक और प्लॉट होता है ऐसे सीधे सीधे प्लॉट, और यहाँ पे हम अपनी फसलें उगाते हैं फिर, ठीक है ना। उसी के साथ में यार अब ये पिक्चर है आपकी कॉन्टोर प्लोइंग की, यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्टोर प्लोइंग करते हैं। उसके बाद ये है आपकी शेल्टर बेल्ट, इसको भी आप देख सकते हैं। ये आपकी जो हवा आती है ना बहुत तेज़ स्पीड में, उसकी स्पीड को थोड़ा मंदा कर देते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ में यार अब आपको कहता है ट्रेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स और ट्रेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सोइल इरोजन। अब यहाँ पे आपको यही कहते हैं कि हम थोड़े सीधे फ्लैट्स बनाने की कोशिश करते हैं हमारे ट्रेसेस के ऊपर, ताकि हम उसके ऊपर अपनी जो फसल है उसको उगा पाएँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर दिखाया था, ठीक है ना। उसी के साथ अब आगे आप सभी को बताता है इंटरक्रॉपिंग के बारे में और कहता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश। कि भाई हम यहाँ पे बेसिकली बताना चाहते हैं कि हम क्या करें, जो आपकी अलग क्रॉप्स होती हैं उनको हम यहाँ पे अलग अलग रोज़ के अंदर ग्रो करें। यानी कि एक मिनट रुको, अब ये मानो आपका खेत है, ठीक है, हमने सर इसको बांट दिया है, ये लो भाई, यहाँ पे कोई और फसल है, यहाँ पे कोई और फसल है, यहाँ पे कोई और फसल है और यहाँ पे कोई और फसल है, यानी कि ऐसे क्रॉप। और आप इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज आर शोन इन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम द रेन वॉश। तो इस तरीके से जो हमारी फसल है वो रेन वॉश होने से बच जाएगी। उसके बाद आपको कॉन्टोर प्लॉगिंग का एग्जाम्पल बता के कहते हैं कि प्लॉगिंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। कि भाई जो आपका यहाँ पे हिल होती है उसके काउंटर में प्लॉगिंग करना खेतों की, जिससे कि क्या हो आपका मतलब एक नेचुरल बैरियर बन जाए, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी के साथ में फिर आपको शेल्टर बेल्ट्स के बारे में बताता है और कहता है इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट्स और प्रोटेक्ट सोइल कवर। कि भाई जो हम बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं जिससे कि जो आपकी हवा है वो कंट्रोल हो जाती है, यानी कि हम चेक करते हैं हमारे विंड की मूवमेंट को, ठीक है। अब बारी आती है माय फ्रेंड्स हमारी एक्टिविटी को समझने की, ठीक है। यहाँ पे कहता है टेक टू ट्रेज ए एंड बी ऑफ सेम साइज, मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दीज ट्रेज एंड देन at one end of these trays and then fill them with the same amount of the soil. Leave the soil in the tray A bare while sow wheat or rice grain in tray B. When the grains in tray B has grown a few centimeter high, place both the trays in such a way that they are on a slope. Pour a mug of water from the same height into each tray. Collect the muddy water that trickles down the holes of the both trays into separate containers and compare how much soil is washed out of the each tray. अब यहाँ पे आप सभी को क्या बात समझाता है, यहाँ पे कहता है कि आप कोई ट्रे लो यार, जैसे कि यहाँ पे आपकी एक ट्रे ले रखी है, ठीक है, उसके अंदर फिर आप मिट्टी पा दो, जैसे इन लोगों ने यहाँ पे मिट्टी डाल रखी है आपकी, ऐसे आपको मिट्टी डाल देनी है, ठीक है। लेकिन आपको लेनी है ऐसी ए और बी, यानी कि 2 ट्रे लेनी है। ये तो बात कर रहे हैं हम ए की, आपको बी ट्रे भी लेनी है, लेकिन उसके अंदर आपको ऐसे आपके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको आपको उगाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है यार, आप मतलब कि वीट के राइस के कोई भी यहाँ पे उगा सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसी के साथ में माय फ्रेंड्स फिर यहाँ पे आपको एक मग लेना है पूरा पानी का भर के, आप माप लेना, मतलब कि आपको दोनों मतलब सेम अमाउंट का पानी लेना है मग के अंदर, फिर यहाँ पे डालना है और नीचे कंटेनर लगाना है। और हाँ एक बात मैं बताना भूलिए, जो आपकी प्लेट है इसके नीचे आपको छेद कर देने हैं, 6 छेद करने, किसी भी साइड कर देना आप, ठीक है। फिर वहाँ से पानी इकट्ठा करना आप इस मग के अंदर। तो अब इन दोनों के अंदर इकट्ठा करके देखना किस पानी के अंदर आपको ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है, हमें फटाफट से कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर बाकी होगा आपका टेबल ए, नहीं बी भी हो सकता है, आप सोचो इस बारे में, मैं क्यों बताऊं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बात करते हैं इसके बारे में। चलो माय फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम
वाटर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कि भाई जो हमारा पानी है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 हिस्सा हमारा पानी से ही कवर है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बोलता है इट इज़ देयर फॉर appropriately called the water planet. It was the primitive oceans that life begins almost 3.5 billion year back. यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए हम हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोल सकते हैं और जो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी अर्थ के ऊपर वो ओशन से ही हुई थी, ऐसा माना जाता है 3.5 बिलियन साल पहले, ठीक है ना। फिर कहते हैं इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। कि आज के टाइम पे भी हमारा जो पानी है वो 3/4 हिस्सा कवर करता है हमारी अर्थ का और बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स हैं, जानवर हैं, उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अब यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन हमारे जो ओशन का पानी है थोड़ा खारा होता है, उसको हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते और जो हमारा फ्रेश वाटर है वो 2.7% हमारा हिस्सा कवर करता है अर्थ पे। फिर बताता है नियरली 70% ऑफ द ओशन एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। कि भाई जो हमारा 70% ओशन है, 70% ऑफ दिस ओकर एज अ आइस शीट। हाँ एक मिनट, अब ये आपका यहाँ पे ये बात समझाता है आप सभी को, ये जो आपका 2.7% हिस्सा है ना जो कि फ्रेश वाटर का है, इसका माय फ्रेंड 70% जो है वो आपका मतलब कि बर्फ़ जमी हुई है आपके अंटार्कटिका के रीजन्स के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर और जो आपके माउंटेन्स रीजन है वहाँ पे। फिर बताता है ड्यू टू देयर लोकेशंस दे आर इनअसेसिबल। अब इनकी लोकेशंस ही ऐसी होती है, इतने ठंडे रीजन में होते हैं तो हम वहाँ से पानी जाके लेके तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि ये हमारे लिए इनअसेसिबल बन जाती हैं कहीं काफ़ी हद तक। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो अब हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 1% पानी बचा जिसको हम लोग पी सकते हैं, खा सकते हैं, नहा सकते हैं, मतलब जो भी हम अपने काम करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन द रिवर, लेक्स एज एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो 1% पानी है ये हमें हमारे ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे से भी मिलता है, जो हमारे सरफेस के ऊपर नदियाँ होती हैं वहाँ से मिलता है, जो हमारे तालाब होते हैं वहाँ से मिलता है, और साथ में यार जो हमारे पानी के अंदर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर पानी के, वहाँ से मिलता है, ठीक है। अब डू यू नो के अंदर आप सभी को फैक्ट बताता है कमाल का और कहता है In 1975, the consumption of water for human use was 385 cu kilometer per year. It stored to more than 6,000 cu क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000। कि भाई 1975 की अगर हम बात आपसे करें तो यार उस टाइम पे जो हमारे पानी की यूज़ थी ना एक दिन की, वो थी हमारी 350 cu किलोमीटर, जो आपके यूनिट दे रखी है। अब यहाँ पे यार ये यूनिट हमारी 6000 पहुँच चुकी है 2000 के अंदर। ये पूरे साल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दिन की बात नहीं कर रहे, वो तो मैंने जैसे जस्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। उसी के साथ में डू यू नो के अंदर फिर आपको फैक्ट बताते हैं और कहता है कि अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। कि भाई जो आपकी एक टपकती हुई जो टुंटी होती है, आपकी टैप होती है, वो आपकी 1200 लीटर के करीब पानी पूरे साल में वेस्ट कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी टैप है वो ऐसे टपकती ना रहे। फिर बताता है फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसलिए जो हमारा मतलब कि पीने के लिए अच्छा पानी होता है, सबसे कीमती हमारी, हम उसको सब्सटेंस कह सकते हैं अर्थ के ऊपर। फिर बताता है वाटर कैन नाइदर बी एडिड नोर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। कि भाई जो पानी है ना तो हमारी अर्थ से घटाया जा सकता है और ना ही इसके अंदर, मिनट इसका डायग्राम ये बनाते हैं, हाँ देखो ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गई हमारी लैंड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो पानी है ना तो हमारी अर्थ के ऊपर एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है और ना ही इसके पास से हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कि भाई जितना हमारा पानी है वो उतना ही कांस्टेंट रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इन द कांस्टेंट इट इन द because it in constant motion, recycling through the oceans, the air, the land, the back again. Therefore, the process of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, in the referred to as the water cycle. Humans use
huge amount of water and not only drink and wash but also in the process of production water for the agriculture industry, generating electricity through reservoirs or dams and or the other uses. Increasing population, rising demand for the food and cash crops, increasing the urbanizations and rising standard for livings are the major factor leading to the shortage in supply of the fresh water, either due to drying up of the water सोर्स और वाटर पोल्यूशन। अब यार यहाँ पे आप सभी को बहुत ही मज़ेदार बात बताता है, कहता है कि भाई जो हमारी अर्थ के ऊपर पानी है ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना ही हम उसको घटा सकते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि भाई ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखो यार, हमने पानी लिया उसके बाद वो पानी दोबारा से हमने हमारी बॉडी से आउट होता है, आप सभी को पता है। और ऐसे ही आपको पता है कि हमने आपको पहले समझा रखा है आपकी 7th क्लास के अंदर भी कि आपके वाटर का एक पूरा साइकिल चलता है कि आपकी बारिश होती है, उसका पानी नीचे आता है, उसके बाद वो आपका नदियों में जाता है, फिर नदियों से आपका ओशन समुंदर में जाता है, फिर वहाँ से पानी आपका दोबारा से ऊपर जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो आपका पानी ज़मीन के अंदर से आपके पेड़ पौधे लेते हैं, फिर वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए दोबारा ऊपर जाता है, फिर दोबारा बारिश होती है। तो इस तरीके से आपकी पूरी वाटर साइकिल चलती है माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक मैंने आपको आपकी 7th क्लास में पहले ही क्लियर कर रखे हैं, तो अब दोबारा तो मैं को नहीं समझाऊंगा ना पूरी वाटर साइकिल को। तो ऐसे चलती है आपकी वाटर साइकिल। तो इस वजह से जो हमारा पानी होता है सिर्फ अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, यानी कि कभी ज़मीन में, कभी नदी में, कभी दोबारा से उसकी बर्फ़ जम चुकी है, अब वो दोबारा ऊपर जा चुका है, मतलब कि ऐसे हमारा पानी मूवमेंट करता रहता है, ठीक है ना। अब आप सभी को समझ में आता होगा कि लेकिन भाई पानी सेम है तो यार अब जो हम लोग हैं हमको पीने के लिए पानी मिलता कम क्यों है? उसका यार रीज़न ये है कि आप सभी को पता है कि हमारी जनसंख्या है बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब यार पानी तो हमारे पास उतना ही है ना, अब जो पीने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए बहुत बार हमें पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है। और आप सभी को पता है कि हम पानी को बहुत बार गंदा भी कर देते हैं और पानी का हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बिजली बनाते हैं, उसी के साथ में हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर पानी चाहिए रहता है, हमारे जो घर के रेल के काम होते हैं वहाँ पर पानी चाहिए होता है, ठीक है। उसी के साथ में यार अब डिस्कस करते हैं हम इस एक्टिविटी को, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी आप इस पैराग्राफ को दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली पड़ा है। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सभी को लिंक्स देखने को मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडिया के, वहाँ पे आपका अपना कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब कहते हैं एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज़ अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, कि भाई जो हमारा अर्बन एरिया के अंदर जो हमारा कोई इंडियन रहता है तो वो करीबन 150 लीटर के करीब पानी एक दिन में यूज़ कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रखा है कि वो कहाँ पे कितने पानी का यूज़ करता है। उसी के साथ में फिर आपको कहता है कि भाई आप कुछ ऐसे तरीके अब हम लोगों को सजेस्ट करो जिससे कि हम इस पानी की जो डिमांड है इसको थोड़ा कम कर सके, ताकि पानी और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है ना। तो ये कुछ आपकी एक्टिविटी थी। उसी के साथ में यार अब हमारा पॉइंट आता है डिस्कस करने का, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि भाई जो हमारा पानी है वो अवेलेबल क्यों नहीं हो पाता, क्या रीजंस हैं, क्या कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एक बार उनको भी डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। कहते हैं देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, ओके, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथर्न अमेरिका एंड entire Australia are facing shortage of fresh water supply. Countries located in the climatic zones most susceptible to the drought face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be consequence of variations in the seasonal or annual precipitations, or the scarcity is caused by over एक्सप्लोजन्स एंड द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्स। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारी मतलब कि ऐसे रीजन्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे पानी की हम लोगों को कमी देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे आपको रीजन्स बता रखे हैं, जैसे कि हमारा साउथ एशिया हो गया, उसके बाद हमारा वेस्ट पार्ट हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया के, फिर अफ्रीका हो गया। तो वो सभी रीजन्स आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इनको मैं आपको क्या ही समझाऊँ, तो रीजन्स के नाम है, इनको खुद से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर बताते हैं आप सभी को जो आपकी कंट्री है क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर हैं बेसिकली, उनमें बहुत सारा हमें सूखा देखने को मिलता है और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी भी हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके, जैसे कि यार मानो इस बार आपकी बारिश कम हुई, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी होती चली जा रही है कि जहाँ पे बारिश की थोड़ी कमी होती चली जा रही है, क्योंकि जो हमारी फिर वहाँ पे अच्छे से प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, तो आपको पता है कि फिर आपका जो पानी है वो वहाँ पे इजीली नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे जो वहाँ पे ट्रेडिशनल सोर्सेज थे पानी के वो ख़राब हो चुकी हैं, वहाँ का पानी लोगों ने ख़राब कर दिया है, मतलब कि कुछ इंडस्ट्री का वेस्ट वहाँ पे छोड़ दिया, या फिर आप ये लगा लो वहाँ पे एसिड रेन की वजह से पानी ख़राब हो गया। और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स यहाँ पर वर्क करते हैं, आप सभी को पता है, जो कि हमने 7th में भी पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े हैं, इवन इफ आपकी 8th क्लास की साइंस के अंदर भी हम लोगों ने इसको स्टडी किया होगा, ठीक है। उसी के साथ में यार
फिर यहाँ पे डिड यू नो, डू यू नो के अंदर आप सभी को फैक्ट बताता है और कहता है हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट अमरेली सिटी इन द Surastra region with a population of 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकास। कि भाई जो आपकी अमरेली शहर है सुरास्त्रा रीजन का, वहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है करीबन 1,25,000 लोग वहाँ पे रहते हैं और सभी के सभी कैसे डिपेंड है कि पानी को खरीदते हैं सभी के सभी लोग अपने तालुका से। तो सोच के देखो आप एक बार कितनी स्केर्सिटी होती चली जा रही है हमारे पानी की। तो माय फ्रेंड्स यार, आप भी अपने घर पे ध्यान देना स्टार्ट करो। अब ये मेरे या फिर किसी और की एक आदमी से काम नहीं चलने वाला। अगर आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स को अवेयर करो इसके बारे में, उनसे भी बात करो और भाई साथ में मिलकर आप लोग काम करो। जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी इस बारे में समझाओ, फिर वो अपने रिलेटिव्स को समझाएंगे, तो ऐसी हमारी चेन आगे बढ़ेगी। फिर ही हमारा जो पानी है उसको सेव हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सेव वाटर माय फ्रेंड्स, ठीक है। उसी के साथ में फिर अब आगे आप सभी को बताता है रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू द सीवेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड द गार्बेज। कि ये देखो यार जी, हमारी यमुना नदी है और कितनी गंदी हो चुकी है। यहाँ पे देखो कैसे आपको मलबा तैरता हुआ दिखाई देगा, मलबा भी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पे गार्बेज, प्लास्टिक भी है, आपके पॉलीथीन बैग भी हैं और भी यार बहुत सारे केमिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और कहता है कि ये हमारी गंदी हो चुकी है हमारे सीवेज का जो वेस्ट होता है उसकी वजह से, और जो हमारे इंडस्ट्रियल के जो गार्बेज होते हैं उसकी वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताता है आप सभी को कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कि हमने अब हमारे पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। और कहता है एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। कि भाई सभी को साफ़ और अच्छा पानी पीने के लिए मिल पाए, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विडलिंग रिसोर्स। कि भाई यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट भी लेने की कोशिश कर रही है इस प्रीशियस रिसोर्स को बचाने के लिए। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। कि भाई हमारे पास जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि आपको पता है कि वो हमारा दोबारा से मतलब कि आपकी भाप बन के ऊपर चला जाता है, वेपर के बाद फिर दोबारा प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है आपकी, फिर दोबारा से पानी हम लोगों को मिलता रहता है। रिन्यूएबल रिसोर्स है वो हमारा। लेकिन अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसको गंदा करते रहेंगे तो ये हमारे पीने के लिए सही नहीं रह जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन द वाटर बॉडी आर द मेजर कॉन्टेमिनेशंस। कि हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप सभी को पढ़ाया था आपकी 7th क्लास के लास्ट चैप्टर के अंदर, आप लोग जाके देखना। तो वहाँ पे यार जो है हमारे मतलब जो गटर्स का पानी होता है, जो हमारे सीवेज का पानी होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम अपनी जो रिवर्स होती हैं उनके अंदर उसको छोड़ देते हैं। तो उसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर हम उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स और आपके मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह भी वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी के साथ में जो हमारे एग्रीकल्चर में जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम, जो हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए, कोई बीमारियाँ लग जाती हैं हमारी फसल में उसको दूर करने के लिए, तो वो भी फिर हमारे ऐसे पानी के अंदर चले जाते हैं। उसी के साथ में जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका वेस्ट भी वहीं पर जाता है। तो ये सबसे बड़े कारण हैं हमारे पानी को ख़राब करने के लिए, ठीक है ना। फिर कहते हैं दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। कि भाई ये पानी को ख़राब करते हैं नाइट्रेट की वजह से, मेटल की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर। कि भाई इनमें से बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं और ये फिर आगे चल के जब हम पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर में दोबारा चले जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट सुटेबिलिटी बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द बॉडी। कि हम पानी को ख़राब होने से बचा सकते हैं, सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर मानो कि हमारे जो सीवर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से उनके पानी के अंदर से जो इम्प्योरिटी है हम पहले उनको बाहर निकाल लें, ठीक है ना। फिर उस पानी को वहाँ पर हम लोग जाने दें तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है ना। फिर आप सभी को बताता है फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigation fields should be properly linked to the minimize loss by water seepage. Sprinkler effective irrigation the area by checking the water losses through seepage and evaporations in dry regions with high rates of evaporation. Drip or trickle irrigations is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting the means of irrigation. अब यहाँ पे आप सभी को समझाता है और बताता है कि
जो आपके जंगल हैं और भी वेजिटेशन है, वो जितने भी आपके सारा कवर है, धीरे धीरे आपका ख़त्म होता चला जा रहा है। और इसकी वजह से जो हमारा पानी है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो अच्छी तरीके से रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। बाकी जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग होता है, आप सभी को पता है, हम लोग टैंक्स बना लेते हैं जहाँ पे हम बारिश के पानी को सेव कर सकते हैं, बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं वाटर को हार्वेस्ट करने के, तो वो चीज़ें भी हम ज़्यादा यहाँ पे यूज़ में लेके नहीं आ रहे हैं, तो हमें उनको भी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें कैनाल्स बनानी चाहिए हमारे इरीगेशन के लिए। और जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे तो हमें ऐसे जो आपकी स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम होता है, इनका यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारी फसल है सिर्फ उन्हीं तक पानी पहुँच जाए और हम खेती आराम से कर पाएँ, ठीक है। तो बाकी जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा पानी सेव होगा तो हमारे लिए ही वो काम आएगा। बाकी यार आप सभी को सब पता है, मैंने सब आपको समझा दिया यहाँ पे। उसी के साथ में आपके कुछ और भी तरीके होते हैं आपके पानी को बचाने के लिए, जिनके ऊपर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो यार बस इंप्लीमेंट करो, खुद से अपने माइंड में क्रिएटिविटी लेके आओ, उनका यूज़ करो। बस मेन हमारा मोटिव है सेव हमारे वाटर को, ठीक है ना। चलो यार, अब उसी के साथ में आगे यहाँ पे आप सभी को बताता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। तो चलो यार, अब ज़्यादा नहीं लेते हैं आज के पार्ट के अंदर, इतना बहुत है। इसको ध्यान से समझना, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, काटो छाटो, दोबारा से आगे पीछे लेके समझो, देखो, उसको अच्छे से समझो हर एक चीज़ को। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी समझ में ना आया हो, कोई लाइन समझ में ना आई हो, तो यार कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए पड़ा है, वहाँ पे बात करो। उसी के साथ में चलो, वहाँ पे भी आपको शर्म आती है तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े, वहाँ से जाके मेरे से बात कर सकते हो, कोई डाउट उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज के पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट करते हैं आज के इस पार्ट को। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर सकते हैं। बाकी यार एक ज़रूरी बात आप सभी के लिए कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि यार उनकी हेल्प हो पाएगी, उन्हें चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल पाएगी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।